Piyush Goyal. I apologize, I was not there, but I was under the impression after talking to you that Shantaram ji will be speaking before me. Please accept my apology. Thank you very much for this opportunity to speak on this very important bill, a bill which we have all been waiting for now about 4 years, and before that many more years when they were in preparation. वैसे तो मेरे मित्रों ने काफ़ी कुछ कहा है इस बिल के बारे में, खास करके मेरे मित्र मणिशंकर अय्यर जी ने जिस प्रकार से इस बिल का स्वागत भी किया और इस बिल की निंदा भी की। मुझे लगता है वास्तव में उनकी निंदा के बाद हम सब के लिए कुछ बहुत ज़्यादा रहता नहीं है इस बिल में कहने के लिए, परंतु इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने विषय थोड़े बदले हैं। एनके बाबू ने काफ़ी कुछ चीज़ें सदन के सामने रखी हैं जिसमें इस बिल में जो प्रावधानिक कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, उसके बारे में उन्होंने सदन का ध्यान अवगत किया है। तो इसलिए मैं मणिशंकर जी की बात को आगे लेते हुए कुछ आर्थिक विषयों के बारे में थोड़ा कहूँगा और फिर इस बिल के कुछ प्रावधान जो अभी तक की बातचीत में रह गए हैं उसके ऊपर थोड़ा सा सदन का ध्यान आकर्षित करूँगा। मणिशंकर जी ने ज़रूर कुछ चीज़ों पे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया है, पर उस दिन कुछ ही दिन पहले कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेरे पास आए थे। वो कह रहे थे कि कब तक एक सत्यम का केस या एक या दो केस के ऊपर आप हमारे पूरे प्रोफेशन को डंडा मारते रहेंगे, जबकि वास्तव में अगर फिर उसी मापदंड से कल राजनीतिज्ञों के ऊपर जनता प्रहार करे कि आपके कितने राजनीतिज्ञों ने कितने गलत काम किए और उनको क्या सजा हुई है, अगर उसके ऊपर मापदंड के ऊपर ऑडिटर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को खड़ा करना पड़े, उसी मापदंड पे फिर राजनीतिज्ञों को या लॉयर्स को या बाकी और प्रोफेशंस को खड़ा करने की कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से हम सब के लिए बड़ी तकलीफ की बात होगी। खास करके मणिशंकर जी के कई मित्रों के लिए बड़ी तकलीफ की बात होगी। तो मुझे लगता है कोई भी प्रोफेशन को एक स्वीपिंग ब्रूम से कुछ कमेंट करने के बदले वी विल हैव टू आइसोलेट द बैड केसेस, द बैड एक्ट्स, and the people who are serving the profession honorably, people who are auditing 10 lakh companies. शायद मणिशंकर जी ने कुछ गर्मा गर्मी में कह दिया कि 30 लाख बोगस कंपनीज हैं। मुझे पता नहीं उनको ये फिगर कहाँ से मिला, पर इस देश में 30 लाख कंपनियां ही नहीं हैं। तो बोगस उनके मन में हो सकती हैं बोगस कंपनीज, पर जिस देश में कंपनियां 10-11 लाख के करीब हैं, तो कुछ कंपनियां ज़रूर बोगस होंगी, लेकिन उसका चलो 13 लाख तो इक्वली बैड है क्योंकि कंपनियां ही 11 लाख 10-11 लाख हैं। तो 13 लाख हो या 30 हो, वो जरूर उनके मन में हैं। और अगर बोगस कंपनियां हैं तो मेरे ख्याल से उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की है, उसकी भी जिम्मेदारी सरकार के डिपार्टमेंट विभागों की है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उसको बाहर निकाल के उन प्रमोटर्स को, उन डायरेक्टर्स के ऊपर कार्रवाई हो। एनके बाबू ने एक चीज कही थी जिसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं। इस सरकार ने 100 क्लॉजेज में नहीं बल्कि 336 क्लॉजेज में ये प्रावधान रखा है कि वो उसको रूल्स द्वारा तय कर सके। मुझे लगता है 336 क्लॉजेज के अगर रूल्स द्वारा तय होने हैं, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और चेयरमैन साहब ये सब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इस सदन में उन्हें पेश करते रहना पड़ेगा। इस सदन के मेमोरांड को फिर से वो सब पढ़ के अध्ययन करके उस पर चर्चा हो सकती है, जो पिछले सेशन में हमने देखा 2-3 सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पे। मुझे लगता है जो पर्पस था इस बिल को अमेंड करने या इस बिल को एक नया रूप देने का, जिस प्रकार से सरकार के प्रतिनिधि बड़ी बड़ी आवाज करते थे कि हम पूरे कंपनीज एक्ट का रिवैम्प कर रहे हैं, हम एक आधुनिक स्थिति को, इंटरनेशनल पैरामीटर्स को देखते हुए देश के सामने एक नया आवाम दे रहे हैं, नई दिशा दे रहे हैं कंपनीज एक्ट को। मुझे लगता है इन द ब्यूरोक्रेटिक टसल और इन द टिपिकल स्मॉल माइंडसेट ऑफ अ गवर्नमेंट विच डज नॉट हैव डायरेक्शन, ये पूरा जो कानून बना है इट इज बेसिकली अ रीहैश ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट। और 336 प्रोविजंस फॉर रूल्स, साथ में कुछ 450 क्लॉज। कल को सरकारी अफसर कहेगा, कोई भी प्रमोटर, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी ऑडिटर को कि इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये तो देश की एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। अब आई कैन चैलेंज द मिनिस्टर, I can challenge every government official in India
and I can probably challenge myself and every other chartered accountant in India कि ये देश की हर एक कानून के बारे में जानकारी रख सके, देश के हर एक कानून का पूरा पालन कर सके बिना कोई उल्लंघन के। और जब प्रिस्क्राइब रूल्स होते हैं वो तो और ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके बारे में तो जानकारी बहुत आसानी से पब्लिक डोमेन में मिलती भी नहीं है। तो मुझे लगता है अगर आप सरकार वास्तव में ये चाहती थी कि लोगों की समस्याएं कम हो, एक आसान सरल कानून आए, एक कानून जो एक नौजवान मंत्री पेश कर रहे हैं इस सदन में। वैसे तो नौजवान मंत्री बहुत कम है इस सरकार में, बात नौजवानों की बड़ी करते हैं, पर गिने चुने नौजवानों को उन्होंने मौका दिया है। पर मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे मित्र ने बड़ी मेहनत की है, उन्होंने इस कानून को सदन में पेश करना, उसके ऊपर बड़े खुले दिल से उन्होंने लोकसभा के सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए उसमें अमेंडमेंट्स किए। उस मात्रा में मैं ज़रूर तारीफ करूंगा मंत्री जी की, लेकिन सरकार को ये भी चेतावनी दूंगा कि आप ज़रूर और युवा मंत्रियों को सामने लाएं जो इस प्रकार के एक खुले दिल से देश की रणनीति राजनीति आगे लेके जा सकें। मुझे नहीं समझ में आता कि सरकार की क्या मजबूरियां हैं कि वो एक या दो मंत्रियों को ही नौजवानों को आगे लेके आते हैं। आर्थिक स्थिति में तो बड़ी गंभीर समस्या है, हम सब जानते हैं स्थिति देश की बिगड़ रही है। अब जब बिगड़ती हुई स्थिति का सामना करना हो, उसमें आप कानून को सरल बनाएं, लोगों को प्रोत्साहन दे के वो देश में आके निवेश करें, लोगों को प्रोत्साहन दे के देश में आके व्यापार करें, वो हमारा तौर तरीका रहेगा? या इस सरकार के हिसाब से इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दो, इतना ज़्यादा मुश्किल सामने ले आओ कि कोई भला आदमी भी इस देश में धंधा व्यापार बिजनेस कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ कंपनियां ना चला सके? मैं समझता हूं कि इस मेरे मित्र मंत्री को एक जिम्मेदारी है कि वो कानून और कानून के प्रावधानों को सरल बनाने के ऊपर ध्यान दे और सामने समस्याएं हैं उसको लिप सिंपैथी देने के बदले वास्तव में सरकार और उनके डिपार्टमेंट कुछ ऐसे ठोस कदम लें जिससे फिस्कल डेफिसिट हो, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, महंगाई हो, ब्याज के दर हो, फॉलिंग इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एग्रीकल्चर, जो कभी भी इस देश में तीनों एक साथ नहीं गिरे, जो पहली बार इतने स्ट्रेस्ड हैं, इन सब के ऊपर ध्यान दें, बजाय के सिर्फ नया कानून, नए कानून में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, नए प्रावधान, इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ये सरकार फोकस करे। सर, बट आई हैव इनफ टाइम, व्हाट इज द हरी? सर, जस्ट लुक एट द वॉच, आई एम द लास्ट स्पीकर. You're the last speaker, yes, but you have. Well, I have a lot of issues. This is my subject, sir. नहीं, आपके दो स्पीकर ऑलरेडी. मुझे लगता है ऑनरेबल चेयर को मैंने मित्र मंत्री की थोड़ी तारीफ कर दी, शायद पसंद नहीं आए तो मैं तारीफ कम करूंगा, अभी थोड़ा उनकी आलोचना पे लगता हूं. एनके सिंह साहब ने कुछ चीजें सदन के सामने रखी जो मैं पूरी तरीके से उसका समर्थन करता हूं. उन्होंने जो 9 विषय रखे, मैं भी उनको कह रहा था कि आपके विषय, मेरे विषय तो आपने रख दिए, तो मुझे भाग के बाहर जाना पड़ा कि मैं जल्दी से एक्ट ला के देखूँ और क्या विषय मैं उठा सकूँ. तो जहाँ तक उनके विषय में उसका समर्थन करते हुए कुछ चीज़ों में थोड़ा ध्यान दूंगा सदन का और सरकार का. एक तो लिस्टेड कंपनी का जो एनके बाबू ने कहा वो बहुत ज़रूरी विषय है, मंत्री जी इस पर ध्यान दें, क्योंकि अब जिस प्रकार से कानून में लिखा गया है उसके हिसाब से कोई बॉन्ड भी इशू करे विच इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट तो भी वो लिस्टेड कंपनी के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी की डेफिनेशन में काफ़ी कुछ आ जाता है. मुझे लगता है उसके ऊपर बहुत गहराई से समझने की देखने की आवश्यकता है. एक CSR का कई मेंबरान ने विषय उठाया. मेरे तो व्यक्तिगत मानना है कि CSR या एक जो लोगों की समाज सेवा की भावना है वो दिल से होती है, वो कानून से नहीं होती है. ये हमारे स्टैंडिंग कमेटी में भी सब्जेक्ट आया था, लेकिन पंचों की राय थी कि CSR को कानून में लाया जाए, तो हम सब उसको स्वीकार करते हैं. अच्छा प्रावधान है, लेकिन इस प्रावधान के उल्लंघन करने पे कोई सजा नहीं है. तो सरकार ने एक तरीके से लोगों को अगवा किया है, लोगों को गलत दिखाया है रास्ता. कहा है कि हम आपको CSR 2% हर कंपनी को करना पड़े उनके नेट प्रॉफिट का, ये प्रावधान तो लाए हैं,
लेकिन अगर कोई कंपनी ये प्रावधान का उल्लंघन करती है तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, उसको सिर्फ अपने सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज ओ द्वारा उसको कारण लेने पड़ेंगे कि वो क्यों इस CSR का पालन नहीं कर पाया, और एक बार वो कारण दे दे उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि जरूर CSR अगर लागू करने की नीयत सही है इस सरकार की तो जरूर कुछ ना कुछ, जैसे लैंडिंग में होता है, अगर आप एग्रीकल्चर लैंडिंग कम करते हो तो वो पैसा नाबार्ड के पास देना पड़ता है, वैसे ही अगर CSR कम हो तो पैसा या तो जब्त होकर प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में जाए या कुछ प्लान हो कि 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर वो खर्च हो। ऐसा कुछ ना कुछ इस प्रावधान को सुधार की आवश्यकता है। एक नंबर ऑफ ऑडिट्स के ऊपर विषय काफ़ी बार डिस्कस हुआ, लेकिन उसमें मुझे खुशी है कि सरकार ने करेक्ट कर दिया है और उसको एज प्रिस्क्राइब किया है। मैं चाहूँगा कि सरकार उस पर गौर करे कि इस देश में इतने प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही नहीं है जो 10-11 लाख कंपनियों का ऑडिट कर सकें। अगर सिर्फ 20 का प्रावधान रखा, मुझे लगता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का लिमिट 20 का रखना आवश्यक रहेगा, जिससे इसके ऊपर नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या नए ऑडिटर्स को भी मौका मिल सके। एक सरकार ने हार्श पेनल्टीज जो ऑडिटर्स के ऊपर रखी हैं, क्लॉज 145 सेकेंड प्रोविजो में क्लॉज 447 की पेनल्टीज अप्लाई की हैं। तो इससे क्या होगा, पूरे फर्म को, एक ऑडिटर गलत हो उसके गलत काम के लिए पूरे फर्म के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। अब हाउ कैन द होल फर्म बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ वन पर्सन? मुझे लगता है इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी की आवश्यकता है, जिससे पूरे फर्म के ऊपर नहीं पर जिस ऑडिटर ने गलत काम किया उसके ऊपर इसकी पूरी पेनल्टी, फ्रॉड हो, मिसफीजेंस हो, जो गलत काम जिसने किया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सख्त से सख्त उस पर पेनल्टी, फाइन, इम्प्रिजनमेंट लगे, लेकिन पूरे ऑडिट फर्म पे नहीं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हर एक जने की लायबिलिटी दूसरे के ऊपर जा सके। इसी तरीके से क्लॉज 245(1)(g) में इंक्लूजन ऑफ ऑडिटर इन क्लास एक्शन सूट्स प्रोवाइड किया गया। अब आप एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स हर एक को क्लास एक्शन सूट में ले आए तो कोई भी लोग इकट्ठे होके किसी भी प्रकार के वेस्टेड इंटरेस्ट पे इनको अगर खींच सके तो हर एक व्यक्ति इतना केयरफुल हो जाएगा, इतने कैविएट्स डालेगा, इतना ज़्यादा एक्सक्लूजन्स डालेगा अपने रिपोर्ट में कि उस रिपोर्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर आप ये महसूस करते हैं कि कंपनियों के कामकाज में एक्सपर्ट्स, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स, एडवाइजर्स की आवश्यकता नहीं है तो आप खुले दिल से कहिए, लेकिन अगर उसकी आवश्यकता है तो उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो या तो खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे अगर वो एकदम प्रोबिटी को एकदम डिटेल में इस लिमिट तक ले जाएं तो यू मे फाइंड ऑडिट कॉस्ट टू शूट अप इन कंपनीज, और या आपको उसमें कुछ सावधानी बख्शनी पड़ेगी कि जो मिसफीजेंस विद नैलाफाइड इंटेंशन है उसके ऊपर कितनी पेनल्टी होगी और टेक्निकल लैप्सेस के ऊपर क्या होगा। एक फ्रिवलेस और वेक्सेशियस लिटिगेशन का प्रावधान है 245(7) में। मुझे लगता है फ्रिवलेस और वेक्सेशियस जो करते हैं लॉ लिटिगेशन, उसके ऊपर जो कार्रवाई है या जो फाइन है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है और उनके ऊपर और ज़्यादा सख्ती से जाने की आवश्यकता है, नहीं तो एक तरीके से ब्लैकमेल का टूल बन जाता है कानून कई बार, और ये ब्लैकमेल का टूल ना चले उसके लिए जब ये तय हो जाता है या जब when it is adjudicated that the person has committed or has filed a case with bad intention, तो मुझे लगता है उसके ऊपर जो कार्रवाई हो उसको भी बढ़ाने की सख्त जरूरत है। एक है क्लॉज 67 सर, क्लॉज 67 में लेवरेज बायआउट को अलाउ नहीं किया। अब एक तरफ से तो सरकार कहती है हम आधुनिक मॉडर्न दुनिया में अपने आप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में लेवरेज बायआउट अलाउड है। मुझे नहीं समझ में आता कि हमें भारत में क्या तकलीफ है, हम क्यों डरते हैं लेवरेज बायआउट से।
मैं समझता हूं मंत्री जी खुद दुनिया में काम कर चुके हैं, विदेशों के कानून को जानते हैं, वो इस लेवरेज बायआउट के ऊपर जरूर ध्यान करेंगे। एक है बड़ा एक अजीब सा क्लॉज है जिसके बारे में मुझे लगता है कुछ गलती हो गई है ड्राफ्टिंग स्टेज पे। यह है क्लॉज 167(1), वेकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। अब प्रोविजन इन द लॉ इज कि द डायरेक्टर विल हैव टू वेकेट हिज ऑफिस अगर कोई कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया कोई ऑफेंस के ऊपर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 months. The such director has to vacate office even if an appeal is filed against such order. तो अगर डायरेक्टर सिटिंग डायरेक्टर है और उसके ऊपर केस हुआ तो अपील भी करे तो भी उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो दूसरा प्रोविजन है 164(3) डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर ab initio, न्यू अपॉइंटमेंट। उसमें अगर डायरेक्टर कोई कानून में फंसा हो और उसके ऊपर कन्विक्शन हो जिसमें 6 महीने से अधिक उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट का वर्डिक्ट हो और वो अपील में जाए तो वो डायरेक्टर बन सकता है। अब मुझे नहीं समझ में आया इसका लॉजिक क्या है। शायद मंत्री जी को ये किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा, लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि मैं जब नया डायरेक्टर अपॉइंट होता हूं तब मैं अपील में गया हुआ हूं तो चलेगा, लेकिन जब मैं सिटिंग डायरेक्टर हूं तो मैं अपील भी करूं तो वो नहीं चलेगा, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा पद। मुझे लगता है ये एक एनोमली रह गई है ड्राफ्टिंग में या कुछ गलती हुई है, इसको ठीक करें मंत्री महोदय तो अच्छा रहेगा। एक ईसॉप्स के ऊपर पाबंदी लाए हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को ईसॉप्स नहीं दिए जाएंगे। अब ये भी मुझे एक समझ नहीं आया कि ईसॉप्स आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्यों नहीं देना चाहते। अभी अभी मेरे मित्र गांगुली साहब ने बताया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा आपने रिस्ट्रिक्शंस डाल दी हैं, इतने ज़्यादा डरावने क्लॉज डाल दिए हैं कि लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना नहीं चाहते, कतरते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से। उन्हें भरोसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश सरकार कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर प्रहार करे या कोई भी राज्य की सरकार कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे प्रहार करे और उनको देश से भाग के जाना पड़ जाए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपने खुद का समय बिना रेम्यूनरेशन या छोटे मोटे रेम्यूनरेशन के लिए कंपनियों में देते हैं। अब उनको ईसॉप मिले और उनका स्टेक कंपनी में हो तो मुझे लगता है और ज़्यादा अच्छी तरीके से वो अपने ड्यूटीज़ का निर्वहन कर सकेंगे। तो मुझे लगता है ये ईसॉप्स का जो प्रोहिबिशन है क्लॉज 197(7) में, इसके ऊपर सरकार पुनर्विचार करे और इसको ठीक करे और उनको भी कुछ ना कुछ कॉम्पेंसेशन, जैसे विदेश में 25% उनकी फीस ईसॉप्स द्वारा देने के प्रावधान है, वैसे ही कुछ ना कुछ भारत में भी लाने की आवश्यकता है। एक क्लॉज है 131 फॉर रिवीजन ऑफ अकाउंट्स। मुझे लगता है ये थोड़ा डेंजरस क्लॉज है। उसमें जरूर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ट्राइब्यूनल की रिक्वायरमेंट है कि ट्राइब्यूनल की परमिशन ली जाए, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा और ध्यान दे सरकार। रिवीजन ऑफ अकाउंट्स कैन बी अ वेरी डेंजरस पॉसिबिलिटी और कई कंपनीज जो किसी गलत काम में पकड़ी गई वो उस गलत काम को छुपाने के लिए अकाउंट्स की रिवीजन कर सकती है और फिर कह सकती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कि देखो हमने तो रिवाइज कर दिया अकाउंट, हमें ध्यान में आया, हमने ठीक कर दिया। तो मुझे लगता है इसके ऊपर सरकार ने जरूर ध्यान देना चाहिए कि रिवीजन में क्या क्या प्रावधान रहेंगे और कितनी सख्ती से और कितने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये रिवीजन अलाउ होगा। Sir, if I am talking out of context, No. and if my time has run out, I am happy to sit down. You are talking very valid points, Thank you, sir. but try to conclude also. Because we have to sit. The only thing is we have the point I'll tell you. Sir, I'll tell you. Sir, is it the No, intent? one second. The point is, everybody has to go tomorrow being holiday, so 5 p.m. we have to adjourn. That is the decision taken already. So bill has to be passed. Sir, That's why I am. ये So I request you to conclude. Sir, 4:30 हो गया. सर मैं समझना चाहता बिल हूँ गए. सर चेयर से मैं समझना चाहता हूँ कि जनता की बातें हम सदन में रखें या जल्दबाजी में बिल पास करने की रहेगी। अगर जल्दबाजी में बिल पास कर रहे हैं तो चलो हम सब बैठ जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं बोलते। हम अगर जनता की आवाज सदन में नहीं रखेंगे तो क्यों? ठीक है, you have 7 minutes if you want to take.
I you, only sir. made a request. थैंक यू A request is only a request. सर, not an सरकार order. की जो नियत है कि सरकार की जो नियत है कि हर बॉडी के ऊपर सरकारी नियंत्रण बढ़े और जो इंडिपेंडेंट बॉडीज जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, दूसरे तरफ देखें तो मेडिकल काउंसिल, सरकार हर एक बॉडी को, आर्किटेक्ट्स के ऊपर ये प्रहार किया था। इस सरकार की नियत हमने पिछले कई वर्षों में देखी है कि ये हर इंडिपेंडेंट बॉडी पे अटैक करते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं और हर एक चीज सरकारी अफसर के पास सेंट्रलाइज करने की इनकी पूरी कोशिश रहती है। इस बिल में भी इन्होंने एक NFRA अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का प्रावधान लाए। अब ये अथॉरिटी से ये समझते हैं कि 11 लाख कंपनियों का कंट्रोल ये अथॉरिटी कर पाएगी क्या? 11 लाख कंपनियों का जो काम है उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटअप करना, उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लेना ऑडिटर्स के ऊपर, पीयर रिव्यू करना, ये सब काम जो बड़े खूबी से इंस्टीट्यूट चला रही थी, वो ये सरकार चाहती है कि सरकारी बाबू के हाथ में, सरकारी मुलाजिम के हाथ में दिए जाए। मैं समझता हूँ ये मनोवृत्ति बड़ी गलत है। सरकार ने इंडिपेंडेंट बॉडीज पे प्रहार करना बंद करना चाहिए और ये NFRA टाइप ऑफ अथॉरिटीज को डाइल्यूट करके इंडिपेंडेंट बॉडीज जो अपना काम अच्छी तरीके से कर रही हैं उसमें सरकारी ऑफिसर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इन्होंने कुछ एक 141(1) में प्रोवाइड किया है कि फर्म्स वेयर मेजॉरिटी पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी ऑडिटर्स। अगेन अ वेरी डेंजरस प्रोविजन सर। You can have foreign companies, you can have companies where majority will be either in number or in percentage held by non-chartered accountants becoming auditors. So this is a backdoor entry to foreign companies. I think they should either specify what they mean by majority. Is it in percentage of ownership, economic interest, shareholding, number of directors? Is it number of partners? Directors नहीं माफ करिए, number of partners. How do they decide majority? और क्या ये प्रावधान अच्छा है जिसमें नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर्स वाले फर्म्स भी ऑडिटर बन सकते हैं? ऑफ कोर्स रिलेटिव्स की डेफिनेशन भी मुझे लगता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट रिलेटिव्स या ऐसा कुछ लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सिमिलरली आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसको भी इस कानून के अंतर्गत लाके मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं। एक मिस्टर NK सिंह ने विषय रेज किया था कि जो प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं उसका थोड़ा और ज़्यादा विस्तार में सरकार ने समझाना चाहिए कि क्या प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं और क्या सर्विसेज अलाउड है। अभी जिस प्रकार के कानून बने हैं उसमें स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं, सच स्वीपिंग स्टेटमेंट्स के कुछ भी परमिटेड नहीं। कई बार सरकार को भी कुछ चीज़ें इंसिस्ट करते हैं कि ऑडिटर्स के माध्यम से आनी चाहिए, तो मुझे लगता है इसमें और क्लैरिटी की आवश्यकता है। ये सरकार जरूर कोशिश करती है कि हर एक चीज रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंड करें और रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के चक्कर में इस सरकार ने देश के ऊपर जो आर्थिक संकट लाए हैं उसका मेरे ख्याल से पूरे दुनिया के सामने हमने देख लिया है क्या मुसीबतें 2 साल से आई हैं। अब रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स में भी हमें पता नहीं कि ये प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा या रिट्रोस्पेक्टिवली। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी इस पे हमें थोड़ा अवगत करें कि ये प्रोस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव। ऑफ कोर्स ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर इतने ज़्यादा अंकुश लाए गए हैं, इतने ज़्यादा कंट्रोल कि कल जजेस को भी बोलना पड़ेगा कि आप ऑर्डर कैसे लिखो। आखिर ऑडिटर परफॉर्म्स टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी 2 minutes more विद अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस। मुझे लगता है कि ऑडिटर्स के इंडिपेंडेंस को सरकार ने अटैक नहीं करना चाहिए। ऑडिटर्स की डिस्क्रिशन है कितना ज़्यादा ऑडिट करे, रैंडम सैम्पलिंग कैसे हो, रिपोर्ट में क्या लिखे क्या नहीं लिखे, और स्टैंडर्ड्स है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर होंगे। तो मुझे लगता है जैसे जजेस को फ्रीडम है जजमेंट लिखने की, वैसे ऑडिटर्स को फ्रीडम रहे कि वो ऑडिट रिपोर्ट में क्या कवर करें, एज लॉन्ग एज इट कवर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ। ऑफ कोर्स जो फ्रॉड के क्लॉजेज हैं कोई आपको रोकेगा नहीं। जो ऑडिटर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉड करे
उसके ऊपर एकदम सख्ती से आप प्रहार करें, लेकिन वो फ्रॉड उसके ड्यूटीज में होना चाहिए, वो फ्रॉड उसने जो ऑडिट का काम किया है उसमें होना चाहिए। अगर if he is found to have conducted himself with due diligence, he is found to have exercised due respect now for the conclude. law and care and diligence, Now please conclude. मुझे लगता है उसके ऊपर लाइबिलिटी फ्रॉड की नहीं आनी Okay, चाहिए। please. मेरे Now conclude. मेरे Over. ख्याल से ओवरऑल ये जो लॉ है ये एक अच्छा कानून ला सकती थी जो सरकार, अगर उसको इतना बड़ा Okay. इतना ज्यादा विस्तार में लोगों को तकलीफ ना दे, पर एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती है सरकार, तो मुझे लगता है ये कानून और ज्यादा देश के हित में होता, विदेशी मुद्रा और अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करता। और मैं अभी भी अर्ज करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर को कि वो इस कानून को एक बार और, आज तो हम पास करेंगे, हम समर्थन करेंगे, लेकिन एक बार और गहराई से देख के इन रूल्स द्वारा जितना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन कर सके, जिससे देश की जनता को सहायता हो और देश की जनता इस You want कानून take को full time. एनकरेज करे लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए, उस पर जरूर ऑनरेबल मिनिस्टर फोकस करे, ऐसे मेरी दरख्वास्त है। Thank you very much, Piyush Turki.